मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है और इसके अंतर्गत पहले अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं प्रमाण के स्वरूप की, प्रमाण के भेद प्रभेदों की। क्योंकि जो पदार्थ है, जो मोक्ष मार्ग है, उसको जानने का जो मुख्य उपाय है, जानने के उपाय बताए, 20 तरह के उपाय बताए। उसमें जो जानने के मुख्य उपाय है वो है प्रमाण और नय। तो जो प्रमाण है उस प्रमाण की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। 5 प्रकार के जो ज्ञान है वो पांचों ज्ञान प्रमाण है, वो पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जो शुरू के 2 ज्ञान है मति और श्रुत, वो है परोक्ष प्रमाण या परोक्ष ज्ञान बोलो, और अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान ये है प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष ज्ञान। ये चर्चा यहाँ हुई। इसके बाद में अब उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, उसका यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले। तो जब नाम बताए मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, तो ये प्रश्न उठा कि मति ज्ञान है क्या, अपन कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने मति ज्ञान क्या है। तो जैसे आचार्य देव कह रहे हो कि ये जो तुम्हारी मति है, स्मृति है, संज्ञा है, चिंता है, यानी जो तुम्हारे प्रतिभिज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, ये सब क्या है? ये मति ज्ञान ही तो है। ऐसा करके वो मति ज्ञान के जो अन्य स्वरूप हैं, मति ज्ञान किन किन रूपों में पाया जा रहा है या उसके नामांतर कहो, यानी इनमें और मति ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये मति ज्ञान रूप ही है। ऐसा करके या हमको मति ज्ञान कैसे समझ में आए उसके लिए बताया है। देखो ये जो भी है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, ये सब संगी पंचेंद्रियों के ही होंगे। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय की आप सोचो उसकी स्मृति होगी? नहीं होगी। उसके तर्क लगाएगा, वो अनुमान करेगा, इतनी नहीं है उसमें। ये मति जिसे हम बुद्धि कह रहे हैं, ये सब अपने संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा ये मति ज्ञान के स्वरूप बताए गए हैं। बाकी एक इंद्रिय से असंगी तक में तो जो सामान्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से, मन भी नहीं है उनके, इंद्रियों के माध्यम से, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से जो उनको ज्ञान होता है, ठंडे गर्म का, हल्के भारी का, स्वाद का, रंगों का, जो जितने इंद्रिय जीव है उसको जो ये ज्ञान होता है, बस वही उसका मति ज्ञान है। ये जो विशेष बातें यहाँ बताई जा रही हैं, ये सब संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा है। असंगियों में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। यानी ऐसा नहीं कि जिस जिसमें मति ज्ञान पाया जाएगा उसको स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान ये सब उसके होंगे। ये सब संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा से यहाँ पे, यानी अपन जैसे कोई पूछा सामने से शिष्य मति ज्ञान मतलब क्या, तो जैसे एकदम से निकलता है ना कि ये जो तुम्हारे को याद आ रहा है, ये जो तुम तर्क लगा रहे हो, ये जो तुम अनुमान करते हो, मति ज्ञान ही तो है। ऐसा करके पहला सीधा सा जवाब उन्होंने यहाँ पर ये दिया है। क्योंकि ये इसी तरह से अपन ने इसको देखा ना शुरू में कि शिष्य पूछता गया, वो जवाब देते गए, इस तरह से ये सूत्र यहाँ पर उपस्थित हुआ है। 13 नंबर का सूत्र है
कल अपन ने चर्चा की थी, अभी और इसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, पर्यायवाची हैं। मति ज्ञान में और इनमें कोई अंतर नहीं है, मति ज्ञान के ही ये स्वरूप हैं। पढ़ते हैं आज थोड़ा यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 42, 13 नंबर का सूत्र है तत्वार्थमणि प्रदीप में। यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का श्योपशम ही अंतरंग निमित्त है। इन सब में समानता क्या है? इन सब में समानता ये है कि सब में मति ज्ञानावरण कर्म का श्योपशम निमित्त होता है, इसलिए इनको मति ज्ञान के नामांतर कहा है। और अंतर क्या है? तो अंतर तो ये बताया ही है, मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रतिभिज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। जोड़ रूप ज्ञान, स्मृति तो सबको समझ में आया। मति और स्मृति, मति का मतलब है जो हम बुद्धि यानी सामान्य रूप से जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से जो जाना और उसमें फिर मन के माध्यम से जो हम कुछ विशेष ज्ञान, विशेष मतलब शुद्ध ज्ञान नहीं, लेकिन जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो जो हमारे को जानना हो रहा है वो सब मति है, वो सामान्य रूप से मति कहलाता है। फिर उसमें पुराना कुछ याद आ जाता है, वो कहलाता है स्मृति। और वर्तमान में कुछ देखा और उसके माध्यम से पिछला कुछ याद आया, उन दोनों को हमने कंपेयर करके कोई निर्णय निकाला, वो कहलाता है प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा। फिर चिंता, चिंता का मतलब है तर्क, तर्क का मतलब है कि कोई जो व्याप्ति यानी कोई जो हमने नियम देखा, नियम कैसा? जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक का मतलब जो हर क्षेत्र में लागू पड़े, जो हर क्षेत्र में लागू पड़ता है उसको कहते हैं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल जिसे अपन कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। कि धुएं को जब जब देखते हैं तो वो धुआं जब भी दिखेगा तो उससे अग्नि का ज्ञान होगा, ये हर जगह होगा, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं कहीं नहीं होता है। तो ये सार्वभौमिक है। और सार्वकालिक, हर काल में ऐसा ही होता है, इससे कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो हर जगह लागू पड़े, हर काल में लागू पड़े, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक और सार्वकालिक यानी यूनिवर्सल है। तो जो व्याप्ति होती है वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक जो नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। और ऐसी व्याप्तियां, ये कुछ व्याप्तियां निश्चित की जाती हैं, अपने द्वारा कर ली गई हैं समझ लो, या शास्त्रों में बताई गई हैं। मतलब ऐसे कुछ नियम, जैसा अपन जब जब ये काम होता है तब तब वो काम होता है, ऐसा नियम देख के, ऐसा नहीं कुछ भी अंदाज वाला नहीं, जो परफेक्ट है। जैसे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है, ये परफेक्ट है। ऐसे अपने मन से कुछ भी बना लिया अंदाजे वाला, वो नहीं कहलाती है व्याप्ति। लेकिन जैसे जहां जहां मिठास होगी वहां वहां शक्कर टाइप की चीज, अब आप मिठास के भी रूप बहुत सारे होते हैं ना, मतलब गुड़ भी है, चीनी, लेकिन सबको अपन शक्कर शब्द में ले लेंगे जो भी मीठी चीजें हैं। ग्लूकोज बोल दो साइंस की भाषा में, उनमें ग्लूकोज पाया जाएगा। तो ये एक नियम है, चाहे वो अब वो मिठास चाहे गेहूं की हो कि चावल की हो, उनमें भी जो भी मिठास है तो वो जो ग्लूकोज तत्व है वो उनमें पाया जाता है। तो ये एक नियम सार्वभौमिक सार्वकालिक वो बनाए गए हैं, वो कहलाती है व्याप्ति। तो ऐसा जो व्याप्ति का ज्ञान है अपने को, व्याप्ति का ज्ञान मतलब ये नियम अपने को पता है, वो कहलाता है तर्क। वो व्याप्ति हमें पता है तो वो कहलाता है तर्क। और उस व्याप्ति को कहीं हम अप्लाई करें, कभी जब जरूरत पड़ी कहीं, तो हमने उसको अपने इस ज्ञान को काम में लिया, कि कहीं हमको धुआं दिखा तो हमको ये नियम पता था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और अब कहीं अपने को रास्ते चलते धुआं दिखा तो हमने उस नियम के हिसाब से क्या कह दिया, धुआं देख के नहीं कहा धुआं, हमने कहा कहीं आग लगी। ये जो हमने कहा ये कहलाएगा अनुमान। आप कैसे कह रहे हो कहीं आग लगी है? कि हमारा अनुमान है
क्यों है अनुमान? अनुमान का मतलब अंदाजा, ऐसे अटकल, अटकल नहीं है। अनुमान ये प्रमाण है, ये प्रमाण की चर्चा चल रही है। और प्रमाण मतलब सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, ऐसे ही नहीं कुछ भी। तो ये जो हमारा अनुमान है, धुएं को देखकर हमने अग्नि कही कि कहीं अग्नि लगी है, तो हमने अग्नि को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। सामने दिख रही है क्या अग्नि? सामने अग्नि नहीं दिख रही। सामने क्या दिख रहा है? सामने तो धुआं दिख रहा है। लेकिन धुएं को देखकर हमको जो अग्नि दिखी अपने ज्ञान में, वो ज्ञान हमारा सच्चा है कि नहीं है? सच्चा है। तो ये जो अनुमान हमने किया है, ये प्रमाण है। क्यों है? क्योंकि एक व्याप्ति है, वो हमको पता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है। तो यहाँ धुआं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर अग्नि है। तो यद्यपि, क्योंकि हमको अभी अपने आंखों से प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है, लेकिन परोक्ष होने पर भी प्रमाण प्रमाण है, सच्चा है, झूठा नहीं है। अंदाजे से कुछ भी ऐसे ही, जैसे अंदाजा लगा देते हैं कुछ भी, सुबह से देख के बदल दिखे हल्के फुल्के, आज बारिश होगी, फिर होती भी है नहीं भी होती है, ऐसा अंदाज नहीं, अंदाज नहीं, पक्का, क्योंकि वो व्याप्ति से हुआ है, इसलिए प्रमाण है। तो वो जो व्याप्ति, यानी वो जो नियम हमको पता था, उसको हमने किसी जगह काम में ले लिया, उस नियम के हिसाब से हमने कुछ इस तरह से डिसीजन लिया, उसको कहते हैं अनुमान। उस व्याप्ति के प्रयोग को अनुमान कहते हैं। तो ये अनुमान को यहाँ पे अभिनिबोध शब्द से दिया है। इस प्रकार से ये मति ज्ञान के ही रूप हैं। मति ज्ञान में ही ये सारे काम, इतना सारा जो भी काम हो रहा है ना, ये मति ज्ञान में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि मति ज्ञान ही हुई है हल्का फुल्का। इतना सब कुछ जो हम जान रहे हैं, जो कुछ सोचते हैं, विचार कर रहे हैं, इतना निर्णय कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, ये सब मति ज्ञान के स्वरूप है, मति ज्ञान के काम है। अभी देखो यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा, फिर बीच में चर्चा करेंगे। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। न्याय शास्त्र के सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख के 3 अध्याय में उक्त मति स्मृति आदि की चर्चा विस्तार से की गई है। ये परीक्षा मुख है, जैसे अपना तत्वार सूत्र, ये प्रथम सूत्रबद्ध ग्रंथ है, मतलब समझ लो सारे जिन शासन का उसमें सार है। ऐसे न्याय शास्त्र में न्याय का जो प्रथम कोई ग्रंथ है सूत्रबद्ध, न्याय की सारी बातों को, परिभाषाओं को सूत्र के रूप में बहुत ही शॉर्ट में, वही 5-6 पेज बनते हैं टोटल मिला के, इतना, लेकिन उसमें भाव बहुत है। वो परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ है। और जैसे तत्वार सूत्र में बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं इतने से 6 पेज के सूत्रों पर, वैसे ही इस परीक्षा मुख पे बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं, बहुत विस्तार से। तो ये परीक्षा मुख जो है, माणिक्य नंदी आचार्य ने लिखा है। परीक्षा मुख के 3 अध्याय, 6 अध्याय हैं उसमें, वहां अध्याय के लिए भी परिच्छेद शब्द दिया है न्याय की भाषा में। 3 अध्याय में ये परोक्ष प्रमाण की चर्चा है, तो ये मति स्मृति आदि की चर्चा विस्तार से की गई है वहां पर। मति ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों प्रकारों की चर्चा आगे 15वें सूत्र में आएगी। यानी मति ज्ञान के प्रकार, या मति ज्ञान किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, वो चर्चा तो आगे ये 15वें सूत्र में आएगी। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह, ईहा और अवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मरण है, स्मृति है। इस प्रकार तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, और धारणा ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आना, स्मरण करना स्मृति है। देखो, मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियों मन के निमित्त से जो ज्ञान हो, तो इंद्रियों के माध्यम से कोई हमको ज्ञान हुआ, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से हुआ, और उसके बाद में फिर हुआ, मतलब वो तो ज्ञान हो गया, लेकिन किसी भी चीज का सबसे पहला जो भी समझ लो स्पर्श हुआ, तो वो उसमें ये प्रोसेस होती है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे 15वें सूत्र में, तब आपको ये विषय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसका अवग्रह होता है कि ये कुछ है,
फिर क्या है ऐसे जानने की जिज्ञासा होती है, वो इहा होती है। फिर अपन निर्णय कर लेते हैं कि ये ठंडा है, गर्म है, जो भी है, वो अवाय कहलाता है। और फिर वो जो हमने अवाय के माध्यम से जो निर्णय किया, वो हमको सेट हो जाता है, वो हमारे को धारणा में बन जाता है, वो कहलाती है हमारी धारणा। धारणा मतलब कुछ निर्णय अपने मतलब मति ज्ञान के लेवल पर वो बन गया है, जम गया, उसको कहते हैं धारणा। कोई भी चीज, जैसे हम एक दूसरे को रोज देख रहे हैं, तो पहली बार हमने देखा तो कोई है, फिर नाम जान लिया, फिर क्या हुआ, तो कभी कभी क्या होता है, किसी नए व्यक्ति को देख के कोई है, फिर जिज्ञासा होती है कौन है, ऐसा होता है जब नया देखा तो वो जिज्ञासा होती है। और फिर क्या होता है, फिर समझ में आ जाता है, नाम देख लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, ये वो है। फिर अब ये हमारी धारणा में जब, अब ये आप सबके नाम याद हैं, क्यों है सबके नाम याद, अब नीचे से नाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ल देख के याद आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो धारणा में जम गया है ना। पहले बार में नहीं हुआ था, पहली बार शक्ल देखते किसी का नाम नहीं याद होता है, तो वो उसकी एक प्रोसेस होती है, अवग्रह हुआ, इहा हुई, अवाय हुई, यानी निर्णय कर लिया ये वही व्यक्ति है, और फिर वो अपने को सेट हो गया कि ये है, तो वो कहलाती है धारणा। जब तक धारणा नहीं होगी तो स्मृति हो सकती है क्या, धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमको याद ही नहीं हो रहा, जमा ही नहीं माइंड में, और फिर अगले दिन याद आ जाए, कैसे होगा, इसीलिए फिर किसी का नाम भूल जाते हैं, तो वो धारणा में नहीं जमा, तो वो याद नहीं आता अगले दिन में कि इनका नाम क्या है, ऐसा होता है। तो ये जो यहाँ बताई है ये प्रोसेस, और अभी आगे समझ में आएगी क्लियर, कि ये कालांतर में जब वो याद आता है, धारणा तक पहुंचता है, अवग्रह इहा अवाय के रास्ते से कोई मति ज्ञान, कुछ भी चीज का जो ज्ञान है वो धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर, कालांतर मतलब बाद में, कालांतर यानी बाद के टाइम में उसका याद आना स्मरण है, स्मृति है। इस प्रकार तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना, किसी भी, यहाँ तो तत्वों की बात चल रही है, तो वो निर्णय करने के लिए मनन कर रहे हैं, वो कहलाता है मति। और वो जो हमारे धारणा में याद है, उसका याद आ जाना, वो कहलाता है स्मृति। मति में याद आने वाली बात नहीं, मति में तो केवल अपन विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वो मति है। और कुछ याद आ रहा है, वो कहलाता है स्मृति। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये काम सब चलते रहते हैं, होते रहते हैं, अपने को ना तो परिभाषाएं पता है, ना पता मतलब बोलने की जरूरत पड़ती है कि अब मैं मनन कर रहा हूँ, अब मैं स्मरण कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ उस चीज को बताया जा रहा है, थ्योरी बताई जा रही है, समझ लो कि काम कैसे होता है। मनन करते हैं तो वो मति है, और फिर वो याद आती है पुरानी कुछ बात, वो कहलाती है स्मृति। बोलिए उसमें जी। यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ, मति नामक नामांतर, नामांतर में? मति नामक नामांतर मतलब यहाँ जो मति ज्ञान के नामांतर दिए ना, ये मति जो पहला वर्ड, इसलिए उसको नामांतर शब्द दिया। इस सूत्र में जो मति शब्द दिया है वो, एक तो है मति ज्ञान में मति, और एक इस सूत्र में मति। अच्छा, तो ये इस सूत्र वाला मति, मति नामक नामांतर मतलब इस सूत्र में जो मति की बात चल रही ना, उस मति की, क्योंकि दोनों नाम सेम है ना, मति मति, इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए वो नामांतर वाला मति बता रहे हैं, ये कहा। आगे देखिए, जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, तो वो पूर्व काल का इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब हो गया वो पूर्व की धारणा है ना, और वर्तमान का हो गया प्रत्यक्ष। पूर्व का प्रत्यक्ष कहना, क्योंकि पूर्व हो गया ना, तो वो प्रत्यक्ष कहाँ है, वो तो धारणा में चला गया, इसलिए वो पूर्व का प्रत्यक्ष मतलब वो धारणा। और वर्तमान का इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मृति में दोनों वो प्रत्यक्ष ही, मतलब पूर्व में जो देखा था प्रत्यक्ष, और वर्तमान में नहीं, ये पूर्व में जो देखा था हमने और वर्तमान में जो प्रत्यक्ष देखा, तो पूर्व की धारणा और वर्तमान का प्रत्यक्ष
उन दोनों को हमने जो जोड़ा है, जो ज्वाइन किया है, किससे जोड़ा? स्मृति। अगर स्मृति नहीं होगी तो प्रत्यभिज्ञान हो सकता है क्या? हमको याद ही नहीं है। धारणा नहीं होगी तो स्मृति नहीं हो सकती, और स्मृति नहीं होगी, आपको धारणा तो है लेकिन आपको याद नहीं आया, तो फिर आप वर्तमान में कुछ देखा तो फिर जोड़ पाएंगे? देखो ऐसा होता है, बारिश के दिनों में अपन छाता लेके मंदिर जाते हैं, मंदिर जा रहे थे तब बूंदाबांदी आ रही थी, बारिश आ रही थी, अपन छाता लेके चले गए और फिर वहां जाके बाहर छोड़ देते हैं छाता, मंदिर में बाहर छाता छोड़ दिया। अब फिर क्या होता है, फिर जब अपना पूजा पाठ करके निकले तब बारिश रुक गई थी और रूटीन में आदत है नहीं छाता लाने की, तो वही अपने निकले, अपना थैला उठाया, चप्पल पहनी और चलते बनते हैं। फिर क्या होता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर किसी और को छाता लाए हुए देखते हैं, फिर क्या होता है, फिर अपने को फिर याद आती है कि अरे मैं भी तो छाता लाई थी। तो वो वर्तमान में अभी छाता देखा, और फिर अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का छाता देख लिया फिर भी अपने को याद नहीं आता है, फिर अपन फिर भी नहीं याद आता है, अपन फिर ऐसे बोलते हैं मैंने उनका देखा भी, ये किया भी, फिर भी मुझे याद ही नहीं आया कि मैं भी लाई थी। ऐसा होता है कि नहीं? तो वो स्मृति आना जरूरी है, तब आपको वो जुड़ेगा ना कि मैं लाई थी। तो स्मृति जरूरी है प्रत्यभिज्ञान के लिए। समझ में आ रही बात? यानी जो जो ये आगे आगे के ज्ञान बताए जा रहे हैं उसके लिए पिछला वाला ज्ञान वो जरूरी है, नहीं तो आगे वाले ज्ञान पे नहीं पहुंच पाएगा। व्याप्ति नहीं आपको पता होगी तो आप अनुमान लगा सकते हो। आपको ये नियम ही नहीं पता है, अभी तक पता ही नहीं था किसी को ये नियम कि जहां जहां अग्नि होती है, वहां जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो फिर ये नियम नहीं पता होगा तो अपन अंदाज लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। तो व्याप्ति यानी तर्क पता होगा तब अनुमान होगा, स्मृति होगी तो प्रतिविज्ञान होगा। ऐसा वो पिछले के साथ उसका कनेक्शन। देखो फिर से ऊपर से पढ़ते हैं। तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, और धारणा ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आ जाना, स्मरण करना स्मृति है। जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, तब उससे जो ज्ञान होता है वह संकलन रूप यानी जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान संज्ञा है। अब यहाँ प्रतिभिज्ञान के जो कल अपन ने देखे थे ना, वो यहाँ बता रहे, यह वही है जो मैंने पहले देखा था, अथवा यह उस जैसा है। देखिए, यह वही है जो मैंने पहले देखा था। ये अपन ऐसा देखते हैं, ये वही है, ये वही है रजनी जी जो हम रोज देखते हैं, जिनको हम रोज क्लास में देखते हैं। तो ये जो हमने देखा ना, ये जो निर्णय किया कि ये वही है, तो ये प्रतिभिज्ञान है। तो एक तो ये हुआ कि ये वही है, एक ये टाइप हुआ। अथवा दूसरा टाइप, यह उस जैसा है। ये वैसे, कभी कभी अपन ऐसे नहीं बोलते ये वैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल, ये तो अपन को समझ में आ रहा था वही नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये उनके जैसे लग रहे हैं, ऐसा अपन सोचते हैं। तो अथवा यह उस जैसा है, ये दूसरा टाइप हुआ। अथवा उससे एकदम उल्टा है, विपरीत है, कि नहीं ये तो वो तो बिल्कुल ऐसे लंबे हैं, ये तो एकदम छोटे हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये भी जो अपन देख रहे हैं ये कंपैरिजन करके देख रहे हैं, जोड़ रूप ज्ञान है। इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। यह प्रतिभिज्ञान 5 प्रकार का होता है। पहला, यह ही वह है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। एकत्व मतलब उनमें एकता देख रहे हैं, दो पदार्थ यानी वर्तमान का प्रत्यक्ष और पूर्व की जो स्मृति थी, इन दोनों में सेम एकत्व, सेम पना देख रहे हैं, वो एकत्व प्रतिभिज्ञान। फिर दूसरा है, यह उसके समान है। पहले में क्या था, ये वही है, ये वही है जो कल आई थी। और फिर दूसरा क्या है, ये वो तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है, तो सादृश्य प्रतिभिज्ञान हुआ, समानता देखी। फिर तीसरा है, यह उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है, यह विलक्षण प्रतिभिज्ञान है। किसी चीज को देखा और ये तो वो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलग है,
तो ऐसा जो अपन ने निर्णय किया, वर्तमान में किसी वस्तु को देखा, पूर्व में देखा था और फिर देख के इस डिसीजन पे पहुंचे, ये वो नहीं है, ये वैसा नहीं है, तो उससे बिल्कुल अलग है, तो ये कहलाएगा विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। फिर चौथा है, यह इससे दूर है, तो ये प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। जैसे ऐसा नहीं अपन निर्णय करते हैं, अपन कहीं गए दूसरे शहर में, और हम यहाँ जहाँ रुके हैं, समझ लीजिए सुनीता जी, अपन इंदौर जाते हैं शिविर में, तो अब हम जहाँ रुके और जहाँ पर मंदिर है, फिर घर आके हम बताते हैं कि अब वो जहाँ हम रुकते हैं वहां से मंदिर कितना दूर होता है, तो फिर अपन अपना बताते हैं ना, जैसे अपने घर से अपन वहां तक जाओ, सर्किल तक जाओ, ऐसा कुछ करके बताते हैं। तो मैं कुछ बता रही हूँ कि जैसे अपने घर से लेके गांधीनगर मोड़ तक जाओ, इतना दूर है, तो फिर बेटी बोलेगी नहीं नहीं मम्मी इतना नहीं, उससे भी दूर है। तो ये जो अपन ने कंपैरिजन किया ना, ये इससे दूर है कि उतना है, नहीं उससे पास है, ये भी क्या है, प्रत्यभिज्ञान। इस तरह का करते हैं कि नहीं करते हैं अपन डिसीजन, तो ये प्रत्यभिज्ञान है, ये प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। और यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रतिभिज्ञान है। हम किसी भी चीज को कैसे पहचानते हैं, ये क्या है, ये क्या है, पेंसिल है, ये कैसे जाना, पहले आपने कभी पेंसिल देखी है बचपन से आज तक, और अब इसको देखते ही ये वर्तमान में प्रत्यक्ष हुई, और इसको देखते ही वो जो पहले हमने देख रखी है, ये जो चीज होती है ऐसी, इसको पेंसिल कहते हैं, तो तुरंत देखते ही ये पेंसिल है, ये जो निर्णय आया ये कहाँ से आया है, ये प्रत्यभिज्ञान है। तो ये सामान्य है, इसमें कोई कम मतलब बड़ा छोटा वो नहीं है, लेकिन हर चीज को जो अपन पहचानते हैं ना, एक एक चीज को समझ लीजिए, ये मोबाइल है, ये चप्पल है, ये जूता है, ये चकला है, ये बेलन है, ये चीनी है, ये नमक है, जिस भी चीज को देख के अपन पहचान रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये अपनी वर्तमान में देख के पहले का जो धारणा है उसको मैच करके, और ये निर्णय अपन सामान्य, ये मतलब दिन भर समझ लो ये प्रतिविज्ञान अपने इस तरह से होता रहता है ना। किसी भी चीज को अपन कैसे पहचानेंगे, हर चीज को जो अपने पहले की देखी हुई अपन तुरंत जान लेते हैं ये वो है। बोलिए। ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान और सामान्य प्रत्यभिज्ञान एक सा ही हो गया ना? नहीं, एक ये है पेंसिल, और ये वही वाली है। अब देखो, ये मैंने दिखाई तो आप बोलोगे वही है अभी जो दिखाई थी 1 मिनट पहले, ये हो गया एकत्व। और जो पहले दिखाई थी ये क्या है, ये पेंसिल है, वो सामान्य है, और ये वही वाली है। तो मतलब ये उसमें एकत्व वाले में उसको किसी और से मिलाना, किसी और से मतलब उसको ये वही चीज पहले वाले ज्ञान से मिलाना, वही हुआ ना सब में ही ज्ञान से मिला रहे हैं। हाँ, प्रत्यभिज्ञान बनेगा ही तब। हाँ। लेकिन एक तो जैसे ये क्या है, चश्मा है, ये है सामान्य, और अब ये वही वाला चश्मा है जो आपने वहां पहना था, वहां लगाया था, अभी बनवाया था, जो भी करके अपन कहेंगे, कोई ना कोई पहचान होती है ना उसकी, वो एकत्व होगा। और फिर सादृश्य क्या होगा, ये वैसा ही है जैसे पहला था आपका, सेम ही बनवा लिया, कुछ अंतर ही नहीं हुआ, तो ये हो गया सादृश्य। ठीक है, वो माइनर डिफरेंस है, अपने को ऐसा लग रहा है इतने अलग अलग क्यों बता रहे हैं, और न्याय शास्त्र में इस तरह से वहां चर्चाएं होती है, वहां काम आते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी भी बातें हैं, बारीक बातें हैं, लेकिन अंतर है कि नहीं उसमें, ये अलग अलग तरह से ज्ञान उसमें काम करता है। बोलिए मैम, ये इसमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको धर्म के साथ, सम्यक दर्शन के साथ कैसे एग्जाम्पल के साथ समझाइएगा थोड़ा। करेंगे भी, ये थोड़ा समझ में आ जाए फिर लगाएंगे। देखो, कोई जरूरी नहीं ये जो 5 प्रकार के प्रतिविज्ञान है वो पांचों के पांचों आत्मा में एग्जैक्टली हर समय अपन लगा पाए, लेकिन अपने रूटीन में भी ये अपन जैसे पुराण पढ़ते हैं, तब ये वही जीव है, ये वही मारीची है, ये वही महावीर है, ये जो अपन ने ऐसा कहा, तो ये उसमें प्रतिविज्ञान लगाया ना। मारीची और महावीर में समानता हमको दिखती है कि नहीं दिखती है, तो ये कैसे दिखती है, मारीची जानते हैं ना, महावीर भगवान का पूर्व भाव,
तो ये वही जीव है जो मारीची था, महावीर को देख के याद आए ऐसा, और मारीची को देख के कि ये वही जीव है जो महावीर बनेगा। तो इस तरह से जो समानताएं हम देख रहे हैं, कभी ये वो नहीं है, कभी ये उससे अलग है, इस तरह से जो भी जिनवाणी पढ़ने में भी। और आत्मा के संबंध में, कि आत्मा के संबंध में कैसे लगाएंगे ये प्रतिभिज्ञान, कि समझ लीजिए कि हमने पढ़ा कि आत्मा क्या है, कि ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जीव तत्व है, वो आत्मा है, वो जीव है। तो अपने को कभी विचार आ जाए, ज्ञान ख्याल में आए कि अरे ये जो उंगली में लगी है, ये उंगली को थोड़े ना हो रहा है दर्द, ये तो मुझे हो रहा है, ये ज्ञान, तो ये जो ज्ञान है वही तो मैं हूं, जो पहले पढ़ा था वो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ऐसा करके उसमें हमने जोड़ा ज्ञान के माध्यम, क्योंकि आत्मा को पकड़ने का, आत्मा को पहचानने का और कोई साधन नहीं है। ज्ञान मात्र से, ज्ञान से ही आत्मा समझ में आता है, पकड़ में आता है, और कोई भी बाहर में इस तरह के लक्षण से वो पकड़ में नहीं आता है, इसलिए ज्ञान के आधार पे उसको बताया जाता है। तो ऐसा करके जो हमने शास्त्र में पढ़ा था कि ऐसा आत्मा का स्वरूप है, और फिर बैठे कभी और अनुभव में ख्याल में आया कि ऐसा आनंद आ रहा है और ज्ञान कुछ ख्याल में आ रहा है, तो वहां पर उसको जोड़कर और निर्णय करना कि यही मैं हूँ, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप, इस तरह से वो लगेगा। थोड़ा फिर अभी समझ लो ज्यादा डेप्थ में जाएंगे अपन तो कठिन पड़ जाएगा, अभी पढ़ते हैं इसको। जब प्रत्यक्ष स्मृति संज्ञा के आधार पर हम इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धूम भी नहीं होता, इन नियमों को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। ये सबसे सरल उदाहरण है, न्याय शास्त्र में भी हर जगह यही उदाहरण मिलेगा, यहाँ पे भी यही दिया, मैंने भी वही दिया था, क्योंकि वो सरल पड़ता है समझने के लिए, और दूसरी व्याप्तियां बनाएंगे तो वो कठिन पड़ जाएंगी। ये एकदम कॉमन है, समझ में आता है, इसलिए यही उदाहरण ज्यादा चलता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है, ये नियम है। इसको व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, और व्याप्ति ज्ञान ही तर्क है, इसे ही चिंता भी कहते हैं। अभी चिंता का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो जो अपनी चिंता होती है वो बिल्कुल अलग टाइप की चीज है, और ये चिंता है, ये तर्क, ये अलग है। इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है, उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध भी कहते हैं। अनुमान की परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन क्या है? साधन है धुआं, और साध्य क्या है? साध्य है अग्नि। तो धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ, ये हमारा अनुमान हुआ। साधन से साध्य का ज्ञान, शब्द ऐसे लग रहे हैं कठिन, लेकिन साधन मतलब वो हेतु जिससे अपन ने पहचाना है, वो है धुआं। साधन से साध्य क्या है? जिसको पहचानना है, जिसके लिए अपन कह रहे हैं, वो हमारा साध्य है, तो साध्य हुआ अग्नि। तो साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे कि धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ, तो वो हमने अग्नि का अनुमान किया है। धुएं से जो अग्नि का ज्ञान हुआ है वो अग्नि का प्रत्यक्ष है कि अनुमान है? वो अग्नि का अनुमान है। देखो, दूर कहीं लगी होती है अग्नि, मान लो बहुत साल पहले यहाँ जयपुर में, उधर सीतापुरा साइड में आग लग गई थी बहुत, वहां वो ऑयल के किसी फैक्ट्री में आग लग गई थी, और यहाँ तक अपने इधर शहर तक धुआं आ रहा है, इतनी दूर 15 किलोमीटर दूर आग लग गई और धुआं आ रहा है। तो अब इतनी दूर धुआं देखते ही पूरे शहर वासियों को, सबको क्या लग गया, कहीं आग लगी, कहीं आग लगी। अभी चलो बहुत सारी फायर ब्रिगेड जा रही है, कहीं एक के बाद अपने को आवाजें आई जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है, तो अपन क्या अनुमान लगाते हैं कि कहीं उत्सव हो रहा है, ये अनुमान लगाते हैं कि कहीं आयोजन हो रहा है, कि कहीं ना कहीं एकदम से एम्बुलेंस जा रही है तेजी से, एक के पीछे एक, तो क्या अनुमान लगता है? कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया है। ये अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं दिखा, अपने को एक्सीडेंट दिखा क्या,
एक्सीडेंट नहीं दिख रहा है, अपने को अग्नि दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, लेकिन क्योंकि इतनी तेज स्पीड में एकदम से वो तभी जाते हैं कि जब कुछ ना कुछ इस तरह की घटना हुई हो। पुलिस वाले खड़े हैं सर्किल पे, चौराहे पे, और सबको रोक रखा है, इधर का भी ट्रैफिक रोक रखा है, उधर का भी ट्रैफिक रोक रखा है, किसी भी ट्रैफिक को नहीं जाने दे रहे, तो क्या अनुमान लगता है अपने को? कोई ना कोई मिनिस्टर आने वाला है, नहीं तो एक साइड का ट्रैफिक तो जाने देते ना, सारे चारों तरफ का ट्रैफिक रोक रखा है। तो ये अपने अनुमान है ना, ये व्याप्तियां अपन ने इस तरह के अपने माइंड में, अब उसको अपन नाम मत दो, लेकिन ये माइंड में सेट है ना इस तरह के नियम, तो उससे अपन प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, अभी मंत्री नहीं दिखाया कोई अपने को आता हुआ, लेकिन अपन परोक्ष रूप में वो ज्ञान कर लेते हैं, वो अनुमान कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा साधन से साध्य का ज्ञान, साध्य अभी दिख नहीं रहा, वो चीज दिख नहीं रही, लेकिन हमने किसी साधन से उसका ज्ञान कर लिया है। तो तर्क के अंदर ये आ सकता है जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और फिर इसका साधन है ज्ञान हो गया और साध्य आत्मा हो गई। बिल्कुल, यही है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है, ऐसी व्याप्ति है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं उसी का, अनुमान का। इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। मान लीजिए कोई पर्वत के पीछे से धुआं आता हुआ दिख रहा है अपने को, पर्वत तो बहुत बड़ा होता है तो पीछे कहीं लगी है, अपन नीचे खड़े हैं तो धुआं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? इस पर्वत पर आग लगी है कहीं। कैसे दिख रही है आपको? दिख तो रही नहीं है कुछ भी, कि धुआं आ रहा है। इसलिए इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। अब आजकल तो सब बदल गए, तो पुराने नियम है, चूल्हा जलता था अग्नि से तो धुआं होती थी, रसोई घर में धुआं होती थी। अब तो सब बिना धुएं के काम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गए, तो धुआं दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी देख उसके डेप्थ में जाएंगे ना, तो वो बिजली से भी, मान लो इंडक्शन है कि माइक्रोवेव है या अपनी गैस भी है, तो भी वो है तो मतलब बनने की जो उसकी प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर उसमें धुआं तो होता ही है, लेकिन अब वो बाहर नहीं दिखता है, वो बात अलग है। के हिसाब से समझना, जहाँ चूल्हा जलता था ना, वो पुराना रसोई घर, वो समझ लेना अभी आप। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है, जैसे तालाब, तालाब के अंदर अग्नि नहीं है तो तालाब में धुआं भी नहीं दिखेगा, लेकिन रसोई घर में अग्नि होती है तो रसोई घर से धुआं दिखता रहता है। ये व्याप्ति, क्योंकि हमने जब भी रसोई घर गए, रसोई घर का मतलब ये है जब खाना बन रहा हो उसी को रसोई कहते हैं। अपन ऐसे नहीं बोलते, मतलब पुराने जमाने में समझ लेना, वो भी शब्द काम नहीं आते। क्या कर रहे हैं? मैं रसोई बना रही हूँ। रसोई बना रही हो तो क्या ईंट वीट लेके रसोई बना रही हो? रसोई बनाने का मतलब है जो खाना हम बना रहे हैं ना, उसी को रसोई बनाना बोलते हैं। दीवारें खड़ी करना, कमरा वो बनाना, उसको रसोई बनाना नहीं बोलते, पर अपन तो रसोई समझते हैं, कोई कमरे का नाम रसोई है, कोई जगह का नाम रसोई है। रसोई का मतलब है भोजन बनाने का जो काम चल रहा है। तो जब जब हम रसोई में गए, यानी जब जब भोजन बनता हुआ दिखा, तब तब धुआं वहां दिखा, क्योंकि वहां अग्नि होती है। तो इसलिए नियम हमने बना लिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि रसोई घर। जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। चूंकि इस पर्वत पर धूम यानी धुआं है, अतः यहाँ अग्नि अवश्य है। यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण है, यानी पूरा पूरा सिद्ध करके बताया। शुरू कहाँ से किया था? किसी ने कहा इस पर्वत पर आग लगी है, अग्नि है, तो कैसे लगी है? कोई वो दो आपका हेतु, साधन क्या है? क्योंकि इस पर्वत पर हमको धुआं दिख रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि धुआं होने से अग्नि होती है? तो जवाब में कहा कि क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि रसोई घर, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे कि तालाब। और चूंकि इस पर्वत पर हमको धुआं दिख रहा है, इसलिए इस पर्वत पर अवश्य ही अग्नि होनी चाहिए। ये पूरा सिद्ध करके इस तरह से अनुमान, इस तरह से उसको मतलब आपस में न्याय शास्त्रों में एक दूसरे को इस तरह से सिद्ध किया जाता है। देखिए आगे,
अनुमान ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं, और दूसरे के उपदेश पूर्वक जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, बाकी ये सब न्याय शास्त्र के विषय हैं। दो प्रकार का अनुमान होता है, सामान्य रूप से समझ लीजिए, कोई विशेष अपने को उसकी जरूरत नहीं है। अनुमान दो प्रकार का है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए, और एक है परार्थ यानी दूसरे के लिए। तो खुद ने ही कुछ समझ के, धुआं देख के हमने खुद ने अग्नि जान ली अपने आप में ही, तो वो कहलाएगा स्वार्थ अनुमान। और एक हमने धुएं को देख के फिर किसी को बताया, दूसरे को समझाया, तो वो दूसरे के लिए हुआ, वो परार्थ अनुमान है। तो स्वयं ही जाने हुए साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं, और दूसरे के उपदेश पूर्वक जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है, किसी और ने अपने को समझाया, है ना, अपन ने दूसरे को समझाया या किसी और ने अपने को समझाया कि देखो धुआं है। जैसे समझ लो अभी मैं कहीं धुआं देखूं और मेरे को अग्नि का ज्ञान समझ में आए कि अग्नि लगी है, तो ये हुआ स्वार्थ। और मैं आपको बता रही हूँ कि देखो यहाँ अग्नि लगी होगी क्योंकि यहाँ ये धुआं है, और जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि लगी होती है, तो ये हो गया परार्थ अनुमान। ठीक है, ध्यान रहे स्वार्थ अनुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थ अनुमान शुद्ध ज्ञान में। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थ अनुमान है, और दूसरे को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है वह परार्थ अनुमान है। यानी दूसरे से अपन समझ रहे हैं या दूसरे को अपना अपन समझा रहे हैं, वो परार्थ के अंतर्गत आएगा, और वो क्योंकि विशेष जाना जा रहा है इसलिए वो उसको शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ले रहे हैं। इस प्रकार मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये सभी क्रमशः, देखो अब यहाँ जो शब्द दिया ना ये सही, विकसित मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। एक्चुअल में ये है मति ज्ञान जो डेवलप होता जा रहा है ना, विकास को, संगी पंचेंद्रिय है, और जो जितना ज्ञान का जिसमें जैसे विकास हो रहा है, तो फिर उसको स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये विकसित मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। तो वहां जो अर्थांतरण शब्द से वहां नामांतर दिया है, लेकिन अर्थांतर का मतलब यह है कि इनमें अर्थ भेद नहीं है, ये सब मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। ये एग्जैक्ट सही इसके लिए वर्ड है, ये विकसित मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से ये कहा है। ये स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान ज्यादा छोड़ दीजिए, मतलब इतना अभी आप लोगों के मतलब का कुछ खास नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पर मति ज्ञान की जो अवस्थाएं हैं जो विशेष, वो यहाँ पर बताई है। अब मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, यानी 336 भेद भी आ जाएंगे, और मति ज्ञान किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमको ज्ञान होता है, हम जान तो रहे हैं प्रति समय, हर समय जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? कब जानना बंद हो जाता है? सोते हैं जब तो नहीं जानते हैं ना, नींदों में तो बंद हो जाता है ना जानना, नींदों में भी चालू रहता है। किसके साथ चालू रहता है नींदों में? बड़बड़ाते हैं क्या नींदों में? बड़बड़ाते नहीं है। फिर क्या करते हैं कि ज्ञान तो चालू रहता है ना, सपने आते हैं, नहीं भी आते हो तो भी अपने को ये ज्ञान तो ज्ञान का अभाव थोड़ी ना होता है, ज्ञान रहता है। बेहोशी में, बेहोशी में भी ज्ञान, बेहोशी में तो ज्ञान नहीं होता ना, तब तो बेहोशी हो गए, तब भी ज्ञान चलता रहता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता। कोमा में आ जाते हैं तब, कोमा में भी ज्ञान चालू है। देखो बेहोशी में और कोमा में वो ज्ञान बाहर व्यक्त नहीं हो रहा है, हमारे ज्ञान को नींदों में ही हम बाहर व्यक्त नहीं कर पाते हैं कुछ बातें। बेहोशी में और कोमा में वो ज्ञान इतना समझ लो भी मंद हो गया है कि बाहर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ज्ञान चलना वो बंद हो जाता है। क्या वो बंद हो जाए तो फिर डेड बॉडी रहती है, वो ज्ञान उसमें से खत्म हो जाता है। कोमा में मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? अगर ज्ञान ही नहीं हो तो फिर वो मरे हुए में और कोमा वाले जिंदा में क्या अंतर है? कैसे कहते हैं अभी तो कोमा में और अब मर गए? ये डिफरेंस कहाँ से किया? कि ज्ञान के माध्यम से अंदर ज्ञान चलता रहता है, इसलिए ज्ञान तो कभी बंद होता नहीं है, ज्ञान हर समय चल रहा है। ज्ञान ही तो जीवन है, ज्ञान ही तो मैं हूं। इसलिए पर वो होता कैसे है
उसकी समझ लो यहाँ पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स जो आप समझो वो यहाँ पूरी बताई जा रही है, किस तरह से वो काम करता है। तो अपन मंडे से ये शुरू करेंगे, मति ज्ञान के किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया समझते समझते 336 भेद इसमें किस प्रकार से हो जाएंगे वो भी अपन मंडे से करेंगे। मंडे मीन्स थर्सडे। हाँ, थर्सडे। नहीं, जो ब्रेन डेड बोलते हैं तो वो क्या होता है? ब्रेन डेड में भी वो जो दिमाग का जो काम है ना, मतलब बाहर यानी बॉडी में जो ब्रेन का जो काम होता है, जिससे वो बॉडी सारी मतलब काम करती है ना, ऐसा जो साइंस में बताते हैं कि वो ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर ये काम, मान लो हाथ काम कर रहे हैं तो वेन से ब्रेन में जाता है, वो जो प्रोसेस बताते हैं वो काम बंद हुआ है। लेकिन ब्रेन डेड का मतलब जीव का ज्ञान खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रेन है ये एक अंग है, बॉडी पार्ट है, जैसे आंख नाक कान एक बॉडी पार्ट है, हाथ पैर बॉडी पार्ट है, वैसे ब्रेन एक बॉडी पार्ट है। अभी अपन आगे दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, तो वो एक द्रव्येंद्रिय है। वो द्रव्येंद्रिय खराब हुई है तो उसके, क्योंकि ज्ञान जानने में इंद्रिय और मन की निमित्तता होती है ना, मति ज्ञान है, मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से काम कर रहा है। मन को अभी छोड़ो, इंद्रियों की सहायता से काम कर रहा है। तो इंद्रियां जितनी प्रकार की हैं वो आगे आएगा। तो ये भी सब सही होना चाहिए। बाहर में आपकी आंख में खराबी हो गई, ये द्रव्य इंद्रिय है, तो जान नहीं पाएंगे। ज्ञान तो है हमको, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, लेकिन कोई खराबी हो जाती है तो नहीं जान पाते हैं। कुछ खराबी ऐसी होती है कि चश्मा लगाने से काम चल जाता है, कुछ खराबी ऐसी होती है कि चश्मा लगा के भी काम नहीं चलता है। तो ऐसे ब्रेन भी एक बॉडी पार्ट है, तो उसमें खराबी होती है तो वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन जीव का नाश नहीं हुआ है उस समय, जीव के ज्ञान का नाश नहीं हुआ है, वो ज्ञान व्यक्त नहीं हो पाता है। जितना भी जो सारे अंग सही है तो ज्ञान अच्छे से व्यक्त हो पाता है, उस समय वो ज्ञान व्यक्त नहीं हो पाता। बोलिए स्वाति। मैम एक चीज इसी का पूछ रही हूँ जो आप अभी बोल रहे थे, मतलब इसमें अगर कोई, जैसे कोई अंधा है जिसकी कोई भी इंद्रियां ठीक नहीं है, तो उसको मति ज्ञान नहीं होता? नहीं होगा ना। देखो कोई मनुष्य अंधा है तो वो कितनी इंद्रिय जीव होगा? इंद्रियां पता है आपको? हाँ, कितनी होती है? पांच कौन कौन सी? आँख, रसना, चक्षु, कान, नाक, टच और टेस्ट। ठीक है, पर ये क्रम से होती है। स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण, इसी क्रम से होती है। एक इंद्रिय होगा तो उसको स्पर्शन अकेली होगी, दो इंद्रिय होगा तो स्पर्शन और रसना, तीन इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण, चार इंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और पंच इंद्रिय को कर्ण तक पांचों। तो कोई मनुष्य होता है वो पंचेंद्रिय होता है मनुष्य। अब मनुष्य अंधा है ना, अंधा मनुष्य है तो उसके कितनी इंद्रियां होंगी? आंख नहीं है, चार होंगी? नहीं, मनुष्य सब पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो चक्षु अगर नहीं है तो कर्ण तो उसके बाद होगा, फिर तो तीन इंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि पहले ये होगा तब ये मिलेगा, क्रम से ही होता है, उसके बाद ही वो मिलता है। तो मनुष्य है, अंधा है, लेकिन वो चार इंद्रिय या तीन इंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ज्ञान तो पंचेंद्रिय जितना ही है, लेकिन जानने के लिए ये भी सब चाहिए, उपकरण भी चाहिए। ये कहलाते हैं ये इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां, उपकरण। जैसे हमारे अभी ये चश्मा, मान लो मुझे नहीं दिखता हो बिल्कुल ही चश्मे के बिना, तो अब जान रही हूँ आंख से ही, लेकिन मुझे ये उपकरण भी चाहिए तब। नहीं तो कई बार ऐसा होता है मंदिर में कुछ लोग आते हैं, अपन पुस्तक आगे करो तो फिर क्या बोलते हैं, हम चश्मा नहीं लाए तो दिखेगा नहीं। तो देखते अपनी आंख से है, लेकिन ये उपकरण उसके लिए चाहिए। तो ऐसे ही बाहर ये जो आंखें अपनी जो जो भी चीजें हैं, ये उपकरण है। ज्ञान आत्मा में है, लेकिन ये उपकरण खराब है। कभी चश्मा गंदा होता है, मोक्षम प्रकाशक में बहुत अच्छा इसी का उदाहरण दिया है कि वो चश्मा गंदा हो, लाल पीला हो, तो वो वैसा ही दिखता है ना। हरा चश्मा लगा दिया तो हरी हरी चीजें दिखती हैं। तो ऐसे ही ये जो अपने उपकरण खराब होते हैं, अंधा मनुष्य है तो वो जान नहीं पाता है, पर अंदर सूक्ष्म उतना ही है। तभी तो ऐसा होता है कि कुछ उसकी क्या बोलते हैं,
कोई अंधा हो, कोई कम सुनता हो, तो उसकी मतलब एक कोई दूसरी इंद्रिय ज्यादा काम करने लग जाती है, ऐसा बोलते हैं ना, कि वो क्योंकि वो ज्ञान तो पूरा है उसका पंचेंद्रिय जितना। अब वो पहले 5 माध्यमों से बाहर जा रहा था, अभी एक माध्यम बंद हो गया, तो अब वो जो 5 में डिवाइड हो रहा था वो 4 ही में डिवाइड हो रहा है। इसलिए फिर हम बोलते हैं उनकी 6th सेंस चालू हो जाती है, ऐसा अपन वर्ड बोलते हैं ना। तो वो 6th सेंस इसलिए कि जो अपने पास, सबके पास अमाउंट तो उतनी ही थी, वो 5 जगह खर्च हो रही थी, अब 5 जगह की जगह अब 4 जगह ही खर्च हो रही है, तो वो ज्यादा ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए वो और इंद्रियों से अच्छे से जान पाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, म्यूट हो गया। जैसे केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होना ही मतलब अब मोक्ष मिलेगा? हाँ, केवल ज्ञान मतलब वो भगवान हो गए हैं, अरहंत हो गए हैं, फिर सिद्ध हो जाएंगे। केवल ज्ञान भगवान को ही होता है। बोलिए सुनीता। जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि वो इंद्रियों का जो ज्ञान है 4 में डिवाइड होता है, तो जैसे अंधे लोगों का याद आया मुझे कि अंधे व्यक्ति चाय भी बना सकते, रसोई भी कर सकते, फिर दिखता नहीं तो कैसे कर सकते? तो ज्ञान अपना बढ़ते रहते बाकी इंद्रियों से। बाकी इंद्रिय बहुत अपने आसपास होंगे, हमारे यहाँ उधर बड़े मंदिर में एक आती है ताई जी, वो सारा काम करती है, पूरा खाना बना लेती है, आंखें नहीं है, दिखता नहीं है, तो सब काम चलता है, ज्ञान पूरा है ना, ज्ञान पूरा है तो सब काम हो जाता है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए निशा जी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जहाँ में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संचयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जय खुदा श्याम मेरी वाणी माता की। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शाम को बेसिक क्लास रहेगी 7:15 बजे से।